कैमरा रोल एक्शन। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। अपन ने एक आरटीपी जो है वो मई 18 वाली डिस्कस कर ली थी ना भाई? हाँ जी सर, कर ली थी। अब अपन नवंबर 18 के आरटीपी पे आते हैं। 2 आरटीपी और करनी है अच्छे से, फिर बाकी के अंदर अपने को सेम क्वेश्चन जो है वो एमटीपी 2 एमटीपी अपने को और करना है अच्छे से, फिर अपने को क्वेश्चन वैसे देखने को मिलेंगे। एस लिमिटेड ए पब्लिक प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स। इन ईयर 2016-17 द कंपनी हैज सेट अप ए कमीशन टू डिसाइड अबाउट द पे रिवीजन। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर क्या है, कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया, पे रिवीजन का दबाव बनाया, और वो उसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी को क्या करना होगा, अपने लेबर को अब पैसा देना होगा। क्लियर है? लेकिन कंपनी ने क्या कर रखे है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं कि जितनी कॉस्ट लगेगी उतना कस्टमर से लेंगे। तो यहाँ पर अगर वेजेस ज़्यादा देना पड़ा तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर से वापस ले सकते हैं। तो अकाउंटेंट जो वो क्या कह रहा है कि भाई अगर आप एक्सपेंडिचर लिख रहे हो तो उस केस के अंदर आपको इनकम भी लिखना होगा, नहीं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है जो चला जाएगा। आपसे इसके बारे में राय पूछिए। तो अपन क्या लिखेंगे कि भाई सबसे पहले तो चलते हैं एस 29 के पास। एस 29 क्या कहता है कि भाई अगर एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसको हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, उसका प्रोविज़न या लाइबिलिटी जो भी सिचुएशन हो क्रिएट करनी होगी। क्लियर है? और रही बात कॉन्सेप्ट की, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब इसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पैसा मिलता है क्या, उसको हम एसेट मान सकते हैं क्या? हाँ, हम एसेट मान सकते हैं। क्या हम उसे सेपरेट इनकम शो कर सकते हैं क्या? नहीं, सेपरेट इनकम शो नहीं करेंगे। एस 29 क्या कहता है, आपकी जो लाइबिलिटी है उसमें से जितना पैसा रियलाइज हो जाएगा उतना हटा दीजिए, बाकी का नेट करके लिखिए। समझ पा रहे हो? जैसे लाइबिलिटी 680 लेस रियलाइजेशन, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन 680, तो नेट निल, जितना होना है वो लिख दीजिए। क्लियर? अगर आपको रियलाइजेशन जो आपकी लाइबिलिटी बन रही है उससे ज़्यादा होने के चांसेज है, तो उस केस के अंदर क्या उसे ज़्यादा लिखा जा सकता है क्या? नहीं, एस 29 कहता है जितना प्रोविजन है उससे ज़्यादा पे नहीं लिख सकते। क्लियर है? बी जो है वो क्या है, हाईवे कंस्ट्रक्शन अंडर 2 के कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे ऑन 1/4/2000 को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 150 करोड़ का है। अभी तक हमने 120 करोड़ खर्च कर चुके हैं और 45 करोड़ और खर्च होंगे, तो कितना हो गया, 120 + 45 165 करोड़। कितना? 165 करोड़। मिलेगा कितना? 150 करोड़। एक्सपेक्टेड लॉस कितना? 15 करोड़। लिखेंगे क्या? इमीडिएटली। सी पॉइंट सेम ऐसा कैसा स्टडी मटेरियल से कर रखा है, तो इसमें कोई नई बात है नहीं। क्लियर है? डी आपका बेसिक है, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में। XYZ लिमिटेड है, उसका नेट प्रॉफिट दे रखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा है, तो बेसिक तो सीधा हो जाएगा 75 लाख। अगर आपको एडवांस अकाउंट के अंदर एग्जाम्शन लेके आना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो एएस आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। अगर एएस अच्छे से नहीं है तो अभी भी कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 दिन लगेगा, लेकिन एएस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और मैंने एएस अच्छे से ही डिस्कस किया, उनके अंदर जल्दी बिल्कुल भी नहीं किया। डाइल्यूटेड में 75 लाख प्लस इसमें डिबेंचर कितने के, 1 लाख है, 100 के मतलब 1 करोड़ के हो गए। इनके ऊपर कितना, 8%। क्या पूरा का पूरा फ़ायदा होता है क्या? नहीं, 1 - 0.30% टैक्स रेट दे रखी है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10 लाख तो है पहले से, और 1,10,000 नए इक्विटी शेयर अगर डाइल्यूटेड होते हैं तो उस केस के अंदर इनको भी कंसिडर करना होगा। सेकंड का ये पॉइंट, एक पार्ट बहुत ही आसान है, बाईबैक करें 25,000 इक्विटी शेयर को और 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो बाईबैक करेंगे तो हमें क्या, नए इश्यू से नहीं कर रहे हैं, ये अपने रिजर्व और यूज बैंक बैलेंस है उसी से कर रहे हैं। तो 25,000 × 10 अपने को कितना चाहिएगा सीआरआर में ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी फेस वैल्यू के बराबर। उसकी फेस वैल्यू कितनी बनती है टोटल, 2,50,000। क्या इतना सीआरआर में ट्रांसफ़र करने के पास लिए है क्या? रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख और काफ़ी सारा बड़ा है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। पहले पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, मतलब पहले इक्विटी शेयर बाईबैक की एंट्री, फिर उसको पेमेंट की, और फिर सीआरआर में ट्रांसफ़र कर दी। इससे नेक्स्ट पार्ट जो बी पॉइंट है वो जो है, ये क्वेश्चन आपका वोटिंग राइट पे है कि इक्विटी शेयर है जो इन्होंने क्या कर रखा है, 30-30-20-20 के रेशियो में ले रखा है LMNO ने, और XYZ और K ने ले रखा है 40-30-20 और 10 के रेशियो में। वोटिंग राइट किसका होता है? सर इक्विटी शेयर का होता है। लेकिन अगर रेजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप पास कर रहे हैं तो उस केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट देंगे। तो इक्विटी कितने, 80, और ये कितने, 40। तो ये हो गए इक्विटी और ये हो गए प्रेफरेंस। इक्विटी को फिर क्या कर देंगे, LMN और O, इनमें 30-30-20-20 के रेशियो में।
और इसका एक्स वाई जेड और के कितना कितना है 40 30 20 और 10। क्लियर है। 80 और 40 मतलब कि इनका रेशियो कितना हो गया 66.66%, इसके पास हो गया 33.33%। इसको कितना मिलेगा एल को 66.66 का 30% इंटू 0.3 कितना 20%। इस तरीके से हर किसी का वोटिंग राइट देना। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन किसका है वाइंडिंग अप का है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट करें। P लिमिटेड एंड Q लिमिटेड डिसाइडेड टू अमालगमेट एज ऑन 1/4/2016। समराइज बैलेंस शीट इस तरीके से दे रखी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। अगर डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने में आपको दिक्कत आती हो तो उस केस के अंदर हम अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे कि हम डिस्कस कर लेंगे कि सिर्फ अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो वो हम किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली हवा बहुत तेज़ चल रही है। क्लियर है भाई। न्यू कंपनी आर लिमिटेड होगी और वो दोनों कंपनी के बिजनेस लेंगे। 50% डिबेंचर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। अच्छा, मतलब 50% डिबेंचर लेंगे? नहीं, डिबेंचर ले पूरा रहे, 50% को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। तो डिबेंचर कितने के 100 के, तो पूरे 100 के ले रहे हैं, इसके 60 के ले रहे हैं। ऐसा है कि इसमें से 50 के लिए तो हम क्या कर देंगे इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे और 50 को डिबेंचर में रहने देंगे। इसका 30 इक्विटी में और 30 डिबेंचर में रहने देंगे, लेकिन ले सारे रहे। इन्वेस्टमेंट आर नॉन करंट इन नेचर। ओके सर। फिक्स एसेट ऑफ पी लिमिटेड आर वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट और क्यू लिमिटेड 5% अबव कॉस्ट। ये यहाँ पर कर दो प्लस 10% प्लस 10% प्लस 5% प्लस 5%। ठीक है। 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वर डाउटफुल फॉर द बोथ द कंपनी इन्वेंट्री टू बी कैरीड एट कॉस्ट। और ट्रेड रिसीवेबल में से 10% जो है वो धोखेबाज है। ये लो 10% धोखेबाज, सॉरी क्यों के नहीं है। 10% ऑफ बोथ द कंपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे कैरी करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिस्चार्ज बाय द इक्वल नंबर ऑफ 9%। प्रेफरेंस शेयर वो कह रहे हैं कि उतने को उतने प्रेफरेंस शेयर दे देंगे, मतलब 60 के प्रेफरेंस शेयर दे देंगे और 40 को ये दे देंगे। सर इन पे गोला क्यों किया? नेट एसेट अगर होगा तो इसको लेस नहीं करेंगे और नेट पेमेंट होगा तो इनको कंसिडर करेंगे। अभी तक तो नेट पेमेंट बन रहा है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बता दिया, बस इक्विटी शेयर होल्डर का बता दिया। इक्विटी शेयर ऑफ द बोथ द ट्रांसफरर कंपनी आर टू बी डिस्चार्ज बाय द इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ द न्यू कंपनी एट 5 पर शेयर। तो कितने रुपए पे? 15 रुपये पे। नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर रहे हैं बताया है क्या? नहीं। तो क्या नेट पेमेंट मेथड बनेगा क्या? नहीं। जब नेट पेमेंट मेथड धोखा देते तो कहाँ चले जाएं? नेट एसेट पे। नेट एसेट पे करना आसान है क्या? बाकी जो नहीं दे रखे उनको क्या करेंगे? बुक वैल्यू पे ही मानेंगे। ये 50, ये 80, ये 50, ये किया इस तरीके से। और इसमें से लाइबिलिटी जो है वो 100 की है, 50 की है और 14 की ये। तो ये 120 प्लस 160 प्लस 10% इनका हो गया 308 प्लस 80 प्लस 80 81 प्लस 72 प्लस 80, ये हो गया 621। और उसमें से लाइबिलिटी लेस कर दे -50 माइनस 100 माइनस 14, ये हो गया 457। तो पी लिमिटेड का कंसिडरेशन कितना आ गया? 457। इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दे दिया? 60 का, तो -60। इक्विटी को कितना देंगे? 397। क्लियर है। अब देखिए अगर सीधी बैलेंस शीट है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए किस पे? सेकंड एंट्री पे। ठीक है। मेथड कौन सा हो सकता है? परचेज हो सकता है या फिर मर्जर हो सकता है। परचेज के अंदर अगर अकाउंटिंग का मेथड और अकाउंटिंग का मेथड अगर परचेज है और कंसिडरेशन आपने किया है नेट एसेट मेथड से और नेट पेमेंट मेथड से। मर्जर के अंदर भी नेट एसेट से और नेट पेमेंट से। परचेज मेथड से अगर अकाउंटिंग कर रहे हो और नेट एसेट से अगर आपने अकाउंटिंग की तो आपको सेकंड एंट्री ना भी करो तो भी चलेगा। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा क्यों? क्योंकि नेट एसेट मतलब क्या है? जो अग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट माइनस अग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, इतना पे करते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन आपका कितना आएगा? जितना आपको पे करना चाहिए। क्लियर है। तो सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज, ये एंट्री क्या होगी? मैच होगी। कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा ही नहीं। अगर नेट पेमेंट है तो सेकंड एंट्री कीजिए। मर्जर का नेट एसेट है चाहे नेट पेमेंट है, आप सेकंड एंट्री कीजिए, पता कीजिए कि गुडविल कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व वगैरह जो भी है क्या कितना क्रिएट हुआ।
इस केस के अंदर देखें, रिजर्व में ध्यान देना है आपको, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दे रखा है, स्टेजर रिजर्व, ठीक है। अगर मेथड है आपका कौन सा, यहाँ पर मेथड कौन सा, परचेज है, तो परचेज है तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपको क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर स्टेजर रिजर्व लिखोगे और लेस अमालगमेशन एडजस्टमेंट, मतलब नेट इफेक्ट इसका क्या रहेगा, नील रहेगा, लेकिन आपको लिखना है। क्लियर है? इस तरीके से इसका क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी, सेकंड एंट्री की, उसके बाद में बाकी के एडजस्टमेंट है जो सीधे आप कर सकते हो, जैसे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों के जो है आपस में क्या है, मैच हो रहे हैं, मतलब कि ऐसा दे रखा है कि भाई इसके 100 करोड़ के बिल्स रिसीवेबल जो है वो इसके पास है बिल्स पेबल के रूप में, तो दोनों जगह से 100 करोड़ क्या कर दो, कम कर दो। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? जैसे स्टॉक रिजर्व है तो स्टॉक में से कम किया और जो गुडविल कैपिटल रिजर्व या जो फ्री रिजर्व बने उनसे एडजस्ट कर दिया। अपन एक अलग से इसको देख लेंगे बैलेंस शीट का, अगर आपको लगता है कि बैलेंस शीट पर्टिकुलरली अगर बैलेंस शीट बनाने पे ही एक समझाया जाए तो वो एक अपन लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे। बी, लिक्विडेटर वाला पार्ट कर रखा है अपन ने एमटीपी के अंदर, आरटीपी में भी था और पहली एमटीपी जो हमने डिस्कस की थी उसके अंदर भी था। फोर्थ का ये अब सिलेबस में है नहीं, बी जो है वो सेम ऐसा कैसा स्टडी मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चन किए, कोई नया पॉइंट है नहीं। फिफ्थ का ये जो है वो स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर है और पहले एमटीपी के अंदर भी है, आरटीपी में भी है, अपन ने वहाँ भी डिस्कस किया इसको। तो एक बार क्या होगा, अगर आपने स्टडी मटेरियल करके आरटीपी पूरी कर लो 5 अटैम्प्ट की, तो एमटीपी में टाइम कम लगेगा, और जब 5 अटैम्प्ट की एमटीपी भी कर लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको एकदम हवा जैसे लगेंगे। समझ पा रहे बात? और रियल के अंदर अगर आपने 5 अटैम्प्ट के एमटीपी, 5 अटैम्प्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 अटैम्प्ट के आरटीपी और स्टडी मटेरियल अच्छे से कर लिया तो आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 6th का ये है नहीं, 6th का भी राइट है, शॉर्ट नोट ऑन अर्निंग वैल्यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनबीएफसी, थ्योरी क्वेश्चन है, पढ़ेंगे पूरा अपन इसको अच्छे से। इससे नेक्स्ट, रूबी लिमिटेड सोल्ड गुड्स थ्रू इट्स एजेंट एज पर द टर्म ऑफ सेल, कंसिडरेशन इज पेबल इन विद इन मंथ 1, इन द इवेंट ऑफ डिले इन पेमेंट इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 10% पर एनम फ्रॉम द एजेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आगे वाले ने पेमेंट जो है वो थोड़ा लेट किया और उसके ऊपर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो हम क्या उस इंटरेस्ट को अपने बुक के अंदर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे आंसर, सबसे पहले सिस्टमेटिक लिखोगे कि एस 9 ने 3 चीज़ों के लिए स्पेसिफिक बात की है, इंटरेस्ट के लिए, डिविडेंड के लिए, रॉयल्टी के लिए। इंटरेस्ट को ड्यू बेसिस पे लिखते हैं, लेकिन किसी भी इनकम को रिकॉग्नाइज करने से पहले आपको उसके रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपका कलेक्शन जो वो क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, उसके अंदर वर्चुअली सर्टेन होना चाहिए, तो उस केस के अंदर आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये सारी रामायण आपको इसके अंदर लिखनी है। उससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो, हाउ विल ए कंपनी क्लासीफाई एन इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, विल इट बी क्लासीफाई एज इन्वेस्टमेंट, एज ए करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। तो देखो करंट एसेट क्या होता है, जो विद इन 1 ईयर क्या होने वाली, रियलाइज होने वाली। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर रियलाइज का मतलब क्या है, किस में रियलाइज हो, कैश और कैश इक्विवेलेंट में रियलाइज हो। यहाँ पर जो ये आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है ये रियलाइज जरूर होंगे, लेकिन रियलाइज किस रूप में होंगे, इक्विटी शेयर में। तो क्या इसे करंट एसेट माना जा सकता है क्या? नहीं, करंट एसेट उनको माना जाएगा जो कैश या कैश इक्विवेलेंट में रियलाइज होने वाले। डी पॉइंट, डी जो पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक्स लिमिटेड एक्वायर 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017, कॉस्ट जो है वो 70 लाख। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है जेड लिमिटेड के लिए इस तरीके से, फिक्स एसेट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन एंड एडवांसेज, और इसमें से ये 2 लाइबिलिटी, 15% डिबेंचर और करंट लाइबिलिटी। फिक्स एसेट को क्या किया उन्होंने, रिवैल्यू किया अपवर्ड बाय 20%, ये लो 20%, इन्वेस्टमेंट को डाउन बाय 10%, ये लो। जेड लिमिटेड डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड एट 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 2017, एक्स लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ जेड लिमिटेड एट 20%। तो सबसे पहले तो देख लो इनकी बैलेंस शीट थोड़ी पूरी कर देते हैं। 120 प्लस 20% ये हो गया 144 और ये हो गया 49.5, 70, 15 उसमें से निकाल दो -90 -50, 144 प्लस 49.5 प्लस 70 प्लस 15 -90 -50। और भाई गलती कर दी, 144 प्लस 49.5 प्लस 70 प्लस 15 माइनस 90 माइनस 50, 138.5। ठीक है,
हमने खरीदे हैं 31 मार्च को, और इन्होंने क्या किया 31 मार्च को क्या किया, डिविडेंड दिया है। तो ये डिविडेंड किससे एडजस्ट होगा, प्रीस से होगा। लेकिन कितना डिविडेंड मिला है क्या ये हम बता सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर पता नहीं। लेकिन उन्होंने एक हिंट दिया है कि एक जो शेयर है वो कितने का, 20 रुपये में खरीदा। हमने जो टोटल इन्वेस्टमेंट खरीदे वो कितने पे खरीदे हैं, 70 लाख पे। 70 लाख डिवाइडेड बाई 20, तो हमने नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे, 70 लाख डिवाइडेड बाई 20, 3,50,000। 20 रुपये में खरीदा, मतलब कि शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी, अगर 10 के पास है तो 10 रुपये मानेंगे। तो 10 रुपये पे 20% मतलब डिविडेंड कितना, 2 रुपये। तो 350 पे डिविडेंड कितना होगा, 7 लाख। हमने जिस दिन खरीदा उससे पहले के पीरियड के लिए, उस दिन तक के लिए अगर हमें डिविडेंड मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्री मानते हैं। और कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो ये 7 लाख किससे एडजस्ट होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो 70 माइनस 7 कितना बचा, 63 लाख। क्लियर, ठीक है। अब हम कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ, हमें क्या निकालना है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करें, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 70 माइनस 7 कितना, 63 बराबर से लेस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, क्या ऐसा कुछ है क्या, नहीं। अपने को टोटल दे रखा है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी ये है। तो नेट एसेट जो है वो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। लेकिन क्वेश्चन ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम नहीं लिया और अपने पास कोई है नहीं, तो अपन ये मानेंगे ये सारी इक्विटी शेयर होल्डर की। 138.5 इसका 70% किसका भाई, अपना। 138.5 का 70% किसका, अपना। 96.95 तो ये हो गया माइनस 63, तो 33.95 ये क्या हो गया आपका, कैपिटल रिजर्व। बोलो समझ आया कि नहीं आया। एक आंसर अपने को पढ़ना था, कहाँ चला गया, ये रही। एक्चुअली मैंने क्या अभी ये रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं किस वजह से साउंड के अंदर प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से लिखा हुआ सारा है। 2 घंटे की क्लास पूरी बेकार गई। खैर होता रहता है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं हर जो काम करें उसमें सक्सेस हो, कभी कभी मज़ा भी आता है, नहीं हो कुछ अलग होता है। अर्निंग वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ an equity share computed by taking the average of profit after tax is reduced by the preference dividend or adjusted for extraordinary or non-recurring item for the immediately preceding 3 year and further divided by the number of equity share of investing company and capital। तो समझ आया क्या, कुछ भी नहीं है। अपन EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पता करते हैं। कैसे पता करते हैं कि सर जो भी है उसमें से क्या करो, प्रेफरेंस डिविडेंड का टैक्स वगैरह सारा लेस करो, ठीक है। साथ में आपने अगर देखा हो तो आपने S20 में बात की थी, बाकी S5 में भी बात की थी कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह होता तो 2 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह ऐसा कुछ है तो उनको क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अब जैसे 6 रुपये किसी की EPS आया और 10% उसका रिटर्न मिल रहा है, मतलब उसने इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 60। कैसे, 6 डिवाइडेड बाई 10%। क्लियर है। तो ये क्या करते हैं, वैसा वैसा कैलकुलेट करते हैं, 3 साल का करते हैं, और फिर क्या करते हैं, डिवाइड बाई 8% करते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 10% से करते हैं अगर ट्रेडिंग कंपनी है, अगर कोई दूसरी है तो 12%। बराबर भाई, समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी हो तो और सब कर दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट RTP पे पहला, अब देखो 2 RTP कर चुके, अब नए क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। पहले का ये कवर्ड है इन MTP, अच्छा ये भी तो मैंने अभी डिस्कस की थी, इसको भी हटाना पड़ेगा थोड़ा, 2 सेकंड भाई माफ़ कीजिएगा। मैंने वैसे पूरी 2.5 घंटे की क्लास थी, 2.5 तो नहीं 2 घंटे की क्लास थी। K Limited launched a project for producing product X in October 2016. The company incurred ₹40 lakh toward research and development expense up to 31st March 2018. Due to prevailing market conditions, the management come to conclusion that the product can be manufactured and sold in the market for next 10 years. अब देखो मैनेजमेंट कह रहा है कि ये साहब ये होगा, हमारे साथ हो गया, बहुत कुछ हो गया, हम इसको डेफर कर दें क्या, आपको पिघलना
नहीं है। एस 26 के हिसाब से चलिए, रोल टू रोल चलिए। एस 26 क्या कहता है कि अगर आपकी फिजिबिलिटी नहीं आती प्रोडक्ट की, अगर आप रिसर्च फेज से डेवलपमेंट फेज के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस केस के अंदर रिसर्च फेज के अंदर जो भी किया गया खर्चा सारा का सारा आपको इमीडिएटली राइट ऑफ करना होगा। डेफरमेंट करने की आपको इजाज़त नहीं है। क्लियर है? ABC लिमिटेड टू के मशीन ऑन द लीज वो फ्रॉम XYZ लिमिटेड, फेयर वैल्यू जो उसकी 10 लाख है, इकोनॉमिक लाइफ जो है उसकी 4 साल है। एट द ईयर एंड ABC क्या करेगी, हर साल 350 की इंस्टॉलमेंट करेगी। लेसी ने गारंटी दी है रेजिडुअल वैल्यू की कितने की, 50,000 की एट द एंड ऑफ एक्सपायरी ऑफ द लीज ऑफ लेसर। हाउएवर XYZ लिमिटेड एस्टिमेटेड द रेजिडुअल वैल्यू। देखो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू में बहुत फर्क है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू मतलब इतना ही मिलेगा, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू मतलब गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू से इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। दोनों में रात दिन का फ़र्क है, समझ पा रहे हो? तो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू वो कंसिडर की जाती है। और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू के केस के अंदर क्या होता है, अपन ने अलग अलग एग्जांपल लिया। अगर एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू से ज़्यादा है तो क्या, कम है तो क्या। अगर ये आपने अच्छे से नहीं किया तो ये ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी अच्छे खासे, और बाकी यहाँ भी मदद करेगा, आपको ऑडिट में भी मदद करेगा। एस्टिमेटेड है 35,000, तो किसको कंसिडर करेंगे, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 50,000, और एम्प्लॉय से ट्रेड जो 16% के हिसाब से ये है। तो हम क्या कर देंगे, पर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी कंसिडर्ड बाय ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड कंसिडर करने के लिए क्या ऑप्शन है उसके पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ असेट विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 350 3 और ये 350 4 मल्टीप्लाई बाय 0.8621 0.7432 0.6407 0.5523, और उसके साथ साथ कितने को कंसिडर किया जाएगा, 50,000 को, 0.5523। क्लियर है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू और 10 लाख विच एवरेज लोअर पे हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड करते हैं। डी पार्ट कवर्ड है। सेकंड का ये वैसे है इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, लेकिन इसमें कोई नया पॉइंट है नहीं जिसके अंदर आपको कोई दिक्कत आए। ऐसा कैसा क्वेश्चन कर रखा है तो आप आराम से कर लोगे। कोई पॉइंट में दिक्कत आए तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिए, बाकी आएगा नहीं। सेम ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। इसका बी जो है वो लिक्विडेटर का सेम ऐसा कैसा कर रखा है। ये भी कवर है, कवर है, कवर है, कवर है, कवर है, कवर है। बाकी इसके अंदर कोई नया क्वेश्चन है नहीं। इससे नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये आगे नेक्स्ट वाला। ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब दोबारा करना पड़ेगा। हटा देता हूँ ताकि नए सिरे से लिखें। फर्स्ट का बी, एक्सोक्स लिमिटेड is in the process of finalizing accounts of the year ended 31st March 2017. Company seeks your advice in the following. मांग रहे अपने से एडवाइस, देंगे, ज़रूर देंगे। The company says the assessment for the assessment year 2014-15 has been completed on 14 February 2017 with the demand of 2.76 crore. The company paid entire due under protest without prejudice to its right to appeal. मतलब वो कह रहे हैं कि हम अपील कर सकते थे। कंपनी फाइल्स द अपील बिफोर द अपीलेंट अथॉरिटी वेयर इन द ग्राउंड ऑफ अपील कवर द टैक्स एडिशन ऑफ 2.10 करोड़। अब आपको कमेंट करना है। तो देखो 2.76 का उन्होंने डिमांड निकाला, जिसमें से अपन कितने के खिलाफ गए, 2.10। तो 2.76 माइनस 2.10, 0.66 के तो हमने क्या कर लिए, लाइबिलिटी मान ली। इसको तो आप रिकॉग्नाइज कर ही दो। बाकी बचे इस 2.10 को। अब इसमें आप क्या लिखोगे, अब क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से इसमें जैसे ये दोनों ढाई किया तो अपन इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब इस 2.10 में अगर आपका क्या एस्टिमेट, अगर आपको लगता है कि केस आप जीतोगे तो उस केस के अंदर क्या करोगे, लोन एंड एडवांस लिख दीजिए और साथ साथ कंटीजेंट लायबिलिटी लिख दीजिए कि हम इसे क्या कर लेंगे, वापस रिकवर कर लेंगे। क्लियर? और अगर रिमोट, एकदम रिमोट है तो लोन एंड एडवांसेज में लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं बराबर चांस है या हारने के चांसेस भी है काफ़ी, तो आप प्रोविज़न भी लिख सकते हो।
आपको ऐसा पूरा लिखना होगा कि क्या करें किस सिचुएशन। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ए वेज एग्रीमेंट ऑन May 2017 वेयर बाय लेबर यूनियन हैज एक्सेप्टेड ए रिविजन in wage from June 2016. The agreement provided that the hike till May 2017 will not be part of employee but will be settled to them on the time of retirement. The company agreed to deposit the arrear of the government bond by the September 2017. क्या liability create हो गई है क्या? Liability create हो चुकी है, तो लिखना होगा A Limited has got the license to manufacture particular medicine for 10 years. At the license cost rupees 200 crore. Given below are the pattern of expected production and expected operating cash inflow. Net operating cash inflow has increased for the 3 years because of the better inventory management and handling method. You are required to determine amortization method in line with the AS26. तो ये क्या कहता है AS26 amortization का मेथड कौन सा होना चाहिए? तो वो कहता है कि जो उसको कैश इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और नहीं हो तो फिर SLM लेते हैं। यहाँ पर अपने को पता है कि और उसको इकोनॉमिक बेनिफिट कितने होंगे ये दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा इसी प्रोपोर्शन में क्या करना है इसको बांटना। क्लियर है? बोटल ऑफ प्रोडक्शन के में भी बांट सकते हैं, ऐसा कोई AS26 मना नहीं करता, लेकिन जहाँ तक हो जिस तरीके से उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, मतलब जिस तरीके से उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे उसी प्रोपोर्शन में करें तो ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट जो है कोड इन MTP द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ P Limited and Q Limited on 31st March 2011. All the bills receivable held by the V Limited and P Limited's acceptance. All the bills receivable of V Limited. Bills receivable of कहाँ है? Bills receivable ये रहे। All the bills receivable of V Limited. V Limited के सारे bills receivable जो है वो क्या है? वर P Limited's एक्सेप्टेंस, वो सारे के सारे P Limited की एक्सेप्टेंस है। तो इसमें से भी 80 के, इसमें से भी 80 के। ठीक है, एक एंट्री कर देंगे अगर एंट्री करनी है तो। ऑन 1 अप्रैल 2011 P Limited took over V Limited in an amalgamation in nature of merger. ठीक है, सेकेंड एंट्री करनी है। इट वॉज अग्रीड दैट द डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ P Limited will allot 3 fully paid equity share of 10 each at par for every 2 share held by V Limited. Held in V Limited. क्या कहा? It was agreed that discharge of consideration for the business of P Limited would allot, P Limited ले रही V Limited would allot 3 fully paid equity share of 10 each at par for every 2 share held in V Limited. जिसमें V Limited में 2 शेयर, उसके बदले में P Limited 3 शेयर देगी। It was also agreed that the 12% डिबेंचर of the V Limited would be converted into 13% डिबेंचर of P Limited. एक नई एंट्री करनी है उसके सेम अमाउंट। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री में लोगे तब क्या लोगे? टू डिबेंचर होल्डर ऑफ वी लिमिटेड, और फिर डिबेंचर होल्डर ऑफ वी लिमिटेड टू 13% डिबेंचर। डिटेल ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल इस तरीके से दे रखी है। एक्सपेंस ऑफ अमालगमेशन अमाउंटिंग टू ₹1 लाख बोर्न बाय P लिमिटेड। एक्सपेंस जो अमालगमेशन के 1 लाख के, तो ये क्या करेंगे आप, जो सेकेंड एंट्री बनेगी उसके हिसाब से आप पता करोगे कि क्या करना है। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे होगा इसमें? परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड। वी लिमिटेड में कितने शेयर है? 6000 है, सॉरी 600, नंबर ऑफ शेयर 600 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? 900 शेयर देंगे, मतलब 9000 क्या हो जाएगा? परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। इसके साथ सेकंड एंट्री करनी है। सेकंड एंट्री कैसे? सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज बुक वैल्यू से, टू बिजनेस परचेज, टू स्टेज और रेजर अगर है तो स्टेज और रेजर तो लेना ही है। स्टेज और रेजर है क्या? ना, स्टेज और रेजर ये तो लेना ही है। फिर अगर नीचे की साइड के अंदर कम पड़ रहा है तो कैपिटल रेजर, अगर ऊपर की साइड में कम पड़ रहा है तो नीचे की साइड में कम पड़ रहा है तो फ्री रिजर्व क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके लिमिटेशन क्या है? जितना वेंडर कंपनी की बुक के अंदर है उतने तक का क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी अगर नीचे की साइड कम पड़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व, अगर ऊपर की साइड में कम पड़ रहा है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? सीधा परचेजिंग कंपनी के रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। अकाउंटिंग आपको अच्छे से समझा रखी, एक बार वापस अगर आप चाहो तो देख लीजिएगा अपने अमालगमेशन की अकाउंटिंग, जो पहला या दूसरा लेक्चर है उसके अंदर अकाउंटिंग बता रखी है। पहले में शायद परचेज कंसिडरेशन है, सेकंड के अंदर अकाउंटिंग है। थर्ड का भी XYZ Limited is being wound up by the tribunal. All the assets of the company have been charged to the company's bankers to whom the company owns 5 करोड़। तो ये असेट जो है वो सिक्योर्ड है, दे रखी है, और उसके बदले में कितने का है? 5 करोड़ का लोन है। कंपनी ओज द फॉलोइंग अमाउंट टू अदर, बाकी देने 1
1 करोड़ 25 लाख किसको देने, ड्यू टू वर्कर। ड्यू टू वर्कर क्या होगा, ओवर राइडिंग वर्कमैन जो कंपनसेशन होता है वो सबसे पहले दिया जाता है, जो सिक्योर्ड एसेट होती है, प्लेस्ड एसेट उनके साथ, समझ पा रहे हो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, बाकी तो ये टैक्सेस विद गवर्नमेंट, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बाद में, सिक्योर्ड क्रेडिटर ये बाद में। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अमाउंट ईच काइंड ऑफ क्रेडिटर इज लाइकली टू गेट, कितना मिलेगा, अगर 4 करोड़ ही मिला है तो, अगर 4 करोड़ ही मिला है तो क्या होगा, इन दोनों को ही मिलेगा। और इन दोनों को कैसे मिलेगा, अगर पैसा सफिशिएंट नहीं हो तो इनको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, इनका ड्यू बेस अमाउंट है उस प्रोपोर्शन में, 5 और 1.25, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 6.25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको मिल जाएगा 3.2 और इसको मिल जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 6.25 मल्टीप्लाई बाय 0.8। क्लियर है, ओके सर, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्थ का है, आसान सा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इसके अंदर एक बैंकिंग के अंदर हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये बना रहे हो तो एक सेक्शन 17 जो है उसका ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट जब बना रहे हो, सॉरी P&L जब बना रहे हो तो सेक्शन 17 क्या कहता है, आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा कितना, 25%, 25% जो है वो आपको क्या करना होगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व। मैं आपको आंसर से दिखा देता हूँ, आपको फोर्थ का ए कहाँ पर है फोर्थ का ए, हाँ, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये 25%, ये जो है ये आपका सेक्शन 17 कहता है। सेक्शन 17 के हिसाब से होगा, अगर आप एक बार गूगल पे चेक और कर लीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। क्लियर है अभी, ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं। फिफ्थ का है, कंसिडर द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ द सब्सिडरी नील लिमिटेड, फिक्स्ड एसेट अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह दे रखा है, रेवेन्यू रिजर्व वगैरह। Also consider the following information. Neil Limited is a subsidiary of Sky Limited. Both the companies follow calendar year as a accounting year. ठीक है, आपने को बनाना क्या है, you are required to restate the balance sheet of Neil Limited as on 31st December 2016. After considering the above information for the purpose of consolidation, make the necessary restatement which is necessary to make an accounting policy adopted by the Sky Limited. तो ये क्या कह रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है, पहले यूनिफॉर्म करो फिर अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी। कैलेंडर ईयर है दोनों का। स्काई लिमिटेड वैल्यू इन्वेंट्री ऑन लिफो बेसिस, वाइल नील लिमिटेड इज यूज फीफो बेसिस। तो इसका ही क्या है, होल्डिंग है, और नील जो है वो क्या है, सब्सिडी। ये लिफो बेसिस फॉलो कर रही है, ये फीफो कर रही है। टू ब्रिंग नील लिमिटेड्स वैल्यू इन लाइन विद द स्काई लिमिटेड, इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय द 6,000 एट द एंड ऑफ 2015 एंड 17,000 एट द एंड ऑफ 2016। देखो, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, समझिएगा दो चीज़ें, अगर एक तो आप P&L बना रहे हो, एक आप बैलेंस शीट बना रहे हो। अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो उस केस के अंदर ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूशन के चेंज का जो है इफेक्ट, वो अगर ना भी दोगे तो भी चलेगा। रीजन बताता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ। देखो, लाइक ओपनिंग स्टॉक जो है वो 2015 और 2016, ठीक है। अगर 2015 का जो था वो 15,000 था, और सपोज इसका P&L जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो 1,25,000 था, ठीक है। दोनों बात देख लेंगे अपन, क्लोजिंग स्टॉक को भी देख लेंगे। और यहाँ पर जो है ये सपोज 30,000 है, प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। अब अपन ने क्या कर दिया, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक था सपोज 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं, समझ आ रही बात। सॉरी 2015 का तो क्लोजिंग देखना होगा ना, इसका तो क्लोजिंग, एक सेकंड सॉरी, मैं समझाना कुछ चाह रहा हूँ, वो बात कनेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्लोजिंग है और इसका ये ओपनिंग है जो कि 20,000 है। इसके हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना आया, 125 और 1 लाख कितना, 2,25,000।
2016 के बैलेंस शीट के अंदर रेवेन्यू अकाउंट कितने से शो होगा, 2,25,000। क्लियर है, समझ पा रहे हो। अब सपोज इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देते हो आप, 5,000 से बढ़ा देते हो। क्या करते हो, 5,000 से बढ़ा देते हो। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 125 की जगह कितना हो जाएगा, 1,30,000। हाँ सर सही बात है, चेंज हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, 20,000 की जगह 20,000 प्लस 5,000 कितना, 25,000। और अगर ये 5,000 से ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, 95,000। एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट यहाँ पर भी कितना शो होगा, 1,30,000 प्लस 95 कितना हो गया, 2,25,000। तो अगर ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूशन में चेंज है तो उसका कोई नेट इफेक्ट जो है वो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके P&L का बैलेंस जो होगा वो यहाँ तक का टोटल होगा। तो अल्टीमेटली पीछे वाले में से बढ़ा के इस साल में कम करना है, तो अल्टीमेटली जो हमारा बैलेंस शीट है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर यहीं पर P&L बना रहे होते तो आपको ज़रूर इसका एडजस्टमेंट करना चाहिए था, क्योंकि वो इस साल के प्रॉफिट के अंदर ज़रूर चेंज आएगा। क्लियर सर। क्लोजिंग स्टॉक अगर 2016 का उसका अगर 20,000 की जगह 30,000 कर दे तो सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट इसी पे आएगा। और इस वजह से ये सपोज ये है तो इस केस के अंदर 1 लाख की जगह ये कितना हो जाएगा, 1,10,000 और टोटल कितना हो जाएगा, 235। समझ पा रहे हो। तो बैलेंस शीट जब भी है तब आपको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज मतलब एडजस्टमेंट ना भी करोगे तो भी चलेगा, अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो। ओके सर समझ गए। 2015 का नहीं करना, लेकिन 2016 के एंड में क्या करना है, to bring value in line with the value of inventory required to be reduced by 17,000। तो ये नील का है, नील दूसरी है ना, ये नील की है। तो 2016 का इसका देखो इन्वेंट्री का है, इसको कितने से कम कर दो, 17,000 से। और इसका रेवेन्यू अकाउंट का है, रेवेन्यू अकाउंट क्या है, इसको क्या कर दो, 17,000 से कम कर दो। समझ पा रहे हो सर। ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ओपनिंग में यहाँ करोगे यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस करना, अल्टीमेटली बात जो यहाँ नेट पहुँचेगा वो क्या होगा, प्लस और माइनस होके बराबर पहुँचेगा। अपन समझ चुके हैं, क्लियर है। नील लिमिटेड डिडक्ट 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एज ए जनरल प्रोविजन अगेंस्ट द डाउटफुल डेट। वो क्या करता है, नील लिमिटेड जो है, ये नील लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल, नील लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल ये जो है ये क्या कर रखे हैं इन्होंने, डिडक्ट 1% फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल एज ए जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल। तो ये 445,500 जो है ये कितने के बराबर है, 99 के बराबर है। तो 100 के बराबर कितना है, मतलब इनकी एक्चुअल वैल्यूशन कितनी है, 4,50,000। क्लियर है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इसको वैल्यू कम कर रखी है। तो हम क्या कर देते हैं, वापस इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाए कैसे, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, कितना, -445,500, 4500 यहाँ बढ़ा देते हैं। यहाँ बढ़ेगा तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इंक्रीज। क्लियर है। प्रीपेड एक्सपेंसेज ऑफ नील लिमिटेड इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज कैरिड फॉरवर्ड फॉर 30,000 in 2015 और 15,000 in 2016, being part of initial advertising expenditure of 45,000 in 2015, which being written off over 3 years. Similar amount of advertising expenditure of Sky Limited would have been fully written off in 2015। वो कह रहा है कुछ एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर किया है और ये क्या कर रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट जो राइट ऑफ कर रहे हैं, जबकि अगर होल्डिंग होती तो वो क्या करती है, उसको एक साथ ही राइट ऑफ कर देती। तो हम क्या करें, अब जो बचा है वो हम भी राइट ऑफ कर देते हैं। तो आज कितना बचा है, 15,000 बचा है। तो 15,000 क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं अपने यस P&L से। समझ पा रहे बात, क्लियर है भाई यहाँ तक। और कोई इसमें पॉइंट जिसमें आपको डाउट आएगा, नहीं और तो इसमें कोई भी में डाउट आने जैसी बात है नहीं। क्लियर है। चलो मैं एक बार आंसर से आपको दिखा देता हूँ, और कोई पॉइंट के अंदर डाउट आएगा तो हम देख लेते हैं। अपन फिफ्थ का ए देखो, ये 4500 का, 17,000 का और ये 15,000 का, ये दोनों एडजस्टमेंट कर दिए। क्लियर है। रेवेन्यू अपन कंप्यूट कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर। 15,000 साइमल्टेनियसली कहाँ हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंडिचर से एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है। बाद में इनको टोटल करके आपको क्या करना है,
कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेट ही करना है। आगे हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात। ये 15,000 जो है इसका कहाँ पर लिख रखा है, या तो डेफर्ड लिखा होता तो डेफर्ड में से, नहीं तो प्रीपेड में से मानेंगे, ये प्रीपेड के अंदर लिख रखा है। ओके, बी पॉइंट हो गया। 6 का है, ए कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर हैज चेंज द प्रोडक्ट लाइन एज फॉलो, द कंपनी हैज एनफोर्स टू gradual enforcement of change in product line on the basis of an overall plan. The board of directors has passed the resolution in March 2016 to the effect company follow a calendar year as accounting year. You are required to advise कैसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो पहले तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की 3 कंडीशन है वो लिखोगे, सिंगल प्लान है उसके हिसाब से सेल हो रहा है वगैरह वगैरह, वो जो है वो लिखोगे। उसके बाद में आप बताओगे सारी सिचुएशन जो जो आपको पता है। उसके बाद में आप क्या कहोगे कि भाई प्रोडक्ट लाइन चेंज करना अपने आप में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता है। अगर वो मेजर है और सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो होता है, बाकी नॉर्मली सिर्फ प्रोडक्ट लाइन चेंज करने से उसे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं माना जा सकता। बाकी इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कवर्ड है। अब अपने पास बची है इससे नेक्स्ट वाली आरटीपी पे आते हैं, ये आगे इससे नेक्स्ट वाली आरटीपी। अब क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। पहला देख रखा है, दूसरा देख रखा है, सी भी कर रखा है, डी भी कर रखा है, सेकंड का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए। द फॉलोइंग वॉज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ मुक्ता लिमिटेड। मुक्ता लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल द कंपनी redeem all its preference share at the premium of 10% and company bought back 25% of equity share at 20 each. प्रेफरेंस शेयर रिडीम की एंट्री कर दोगे और इक्विटी शेयर बायबैक की एंट्री कर दोगे। इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल द कंपनी सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 to 100 लाख एंड रेज द बैंक लोन अमाउंटिंग टू ₹16,000 और नई सिक्योरिटी वगैरह, सॉरी एक तो इन्वेस्टमेंट सेल की है और एक बैंक लोन लिया है। तो CRR कितना बनाना पड़ेगा सर? पूरा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि कोई नया तो इश्यू हुआ नहीं है। तो बस 2 ही एंट्री, एक तो ये इसको प्रीमियम पे करेंगे रिडीम, जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, फिर इक्विटी शेयर को बाय बैक करेंगे और दोनों की जितनी कैपिटल कम हो रही है उतने से हम क्या कर देंगे, रेवेन्यू रिजर्व से लेके CRR में ट्रांसफर कर देंगे। बी पार्ट जो ये भी बहुत ही आसान, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। बस इसके अंदर एक पॉइंट है कि जो एम्प्लॉय को शेयर दिया उसके अंदर क्या है, लॉक इन ऑन ट्रांसफर फॉर 3 ईयर, 3 साल तक वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और उस वजह से वैसे तो ये शेयर जो है वो कितने पे सेल होता है, 60 रुपीज़ पे, लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से कितने पे सेल होता है, इसकी वैल्यूशन कितनी, 56। तो आप वैल्यूशन जो है वो आप अकाउंटिंग जो है वो किसके हिसाब से चलोगे, 56 के, क्योंकि इसके ऊपर तो वो है कंडीशन, तो मतलब हमारे लिए तो 56 ही काम आएगी। तो हम क्या करेंगे, 10 रुपये तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे, 46 आपके किस में जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। पैसा कितना मिल रहा है, तो मार्केट प्राइस 60, रेस्ट्रिक्शन एट 50 पर शेयर, 50 रुपये बैंक में आ जाएंगे, बाकी के 6 रुपये आपके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में आ जाएंगे। क्लियर? कितने शेयर इशू हुए, 400 एम्प्लॉयज़ जो है एक्सेप्टेड ऑफर, और हर एम्प्लॉय को कितने दिए, मल्टीप्लाई बाय 400 और हर एक को 100, मल्टीप्लाई बाय 400 हर एक को 100। क्लियर? बाकी ये सिलेबस में है नहीं। ये टेम्पलेट ऑन फाइनेंस लिमिटेड इज NBFC एक्सट्रैक्ट जो बैलेंस शीट का इस तरीके से दे रखा है। ये अपना स्टडी मटेरियल का सेम ही क्वेश्चन है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो सेम है। 5th का एक कवर्ड है स्टडी मटेरियल में, 5th का भी है नहीं। एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ to overhaul its aircraft once in every 5 years. The Pacific Airlines, which operate aircraft, does not provide any provision as required by the law in its final account. You are required to comment on the validity of the treatment done by the company in line with the provision of AS 29. अब इसका जब आप आंसर देखोगे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। उन्होंने कहा कि क्योंकि फ्यूचर ऑब्लिगेशन है तो जब फ्यूचर में होगा तभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन बात ऐसी है कि अपने को कैसे पता चलेगा फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, तो आपको लिखना होगा कि अगर हम इसको चलाते हुए आ रहे हैं और वो टाइम पीरियड पूरा हो गया तब तो हमें प्रोविज़न क्रिएट कर देना चाहिए। अगर अभी शुरू करना है तो उस केस के अंदर फ्यूचर के अंदर जो ऑब्लिगेशन क्रिएट होंगे, अभी देखिए प्रोविज़न के लिए क्या होना चाहिए, पास्ट इवेंट की वजह से हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है जिसे हमें सेटल करना है, तब तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रोविज़न लिखेंगे। लेकिन फ्यूचर में कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे, कुछ इवेंट करेंगे जिसकी वजह से फ्यूचर में कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, उसके लिए हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। लाइक हमने एरोप्लेन चलाई और
उन्होंने कहा जिसने 3 साल चलाई उसको क्या करना होगा, ये करना होगा, तो उस केस के अंदर तो हम ज़रूर इसको प्रोविज़न लिखेंगे। लेकिन अभी तक हम नहीं लेके आए हैं, अब 3 साल चलाएंगे, उसके बाद में ऐसा होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर में होने वाले इवेंट के लिए ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट नहीं हुआ है, अभी तक तो सही है, तब तक हम उसे नहीं लिखेंगे। अगर वो ख़राब हुई है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, तो उस केस के अंदर हम लिखेंगे। ओमेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग इनकम रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा, परफॉर्मिंग में कैसे होगा, इंटरेस्ट अर्न पे, और नॉन परफॉर्मिंग में इंटरेस्ट रिसीव पे। ए फंड परचेज 10,000 डिबेंचर ऑफ कंपनी ऑन June 1, 2018 फॉर 10.7 lakh and further 5,000 debenture on November 1, 2018 for 5.45. The debenture carry fixed annual coupon of 12% payable on every 31st March and 30th September. On Feb 28, 2019, the fund sold 2,000 of these debenture for 6.78 lakh. Nominal value जो है डिबेंचर की वो कितनी है, 100. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन डिबेंचर अकाउंट, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात है क्या, नहीं। मेथड नहीं दे रखा है, या तो फीपो मान लीजिएगा या एवरेज कॉस्ट मान लीजिए। अगर इसके अंदर डाउट है, इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक जो है वो देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 बार खरीदा, 1 बार सेल किया है। और बीच में किसका ध्यान रखना है, फिक्स इनकम बियरिंग वाले में इंटरेस्ट की ड्यू डेट का ध्यान रखना है। खरीदते वक्त जितने दिन का ड्यू है वो अक्रूड इंटरेस्ट में जाएगा, अक्रूड इनकम में। क्लियर है। सी पॉइंट जो है वो कवर कर रखा है। डी जो है वो क्या है, बैलेंस शीट दे रखी है। बी लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन अंडर नेट एसेट मेथड on the basis market value of 75% of sundry asset is estimated to be 12% more than the book value and that the remaining 25% at 8% less than their book value. कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक एडजस्टमेंट है। वो कह रहा है जो सन्ड्री एसेट उसका 75%, 18 लाख का 0.75, 13,50,000 माइनस 18 लाख, 4,50,000। ये क्या कह रहा है, एस्टिमेटेड रेट 12% मोर देन बुक वैल्यू। इसमें क्या करना है, प्लस 12%, और इसमें क्या करना है, 8% लेस देन देयर बुक वैल्यू। ये हो गई नेट एसेट की। द लाइबिलिटी आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, देयर आर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 25,000। तो इसका टोटल किया, इसमें से ये लाइबिलिटी लेस की और इसके अलावा 25,000 और किया, तो आपका क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका पहला मॉक टेस्ट पेपर है जो कंप्लीट आपके नए सिलेबस के हिसाब से है, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कुछ अच्छे, कुछ नए, कुछ। लास्ट आरटीपी May 2020, ए मशीन वाज गिवन ऑन 3 year ऑपरेटिंग लीज बाय द डीलर। ऑपरेटिंग लीज बाय अ डीलर of the machine for equal annual lease rental to yield 30% profit margin on the cost of 1,50,000। एक 50 की है, 30% का मार्जिन चाहिए प्लस 30%, तो कितना है इसकी कॉस्ट, कितना रिकवर करना है, 195। इकोनॉमिक लाइफ मशीन के 5 साल। आउटपुट फ्रॉम द मशीन आर एस्टिमेटेड 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 एंड 70,000 फॉर द 5 year। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो है वो लेना है। अब इन्होंने कितने पे लिया है, कितने साल के लिए लिया है, 3 year। तो देखो ये कितना देगा, 195 है। 3 साल में इसका आउटपुट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय पहले साल 40, 50, 60, 40, 50 और 60 डिवाइडेड बाय 40, 50, 60, 80 और 70। 60, 80 और 70, तो इतना पैसा जो है वो रिकवर करना है। ये कितना आ गया, 4 + 5 + 6, ये हो गया 15 ऊपर की साइड, 15 ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में हो गया 4 + 5 + 6 + 8 + 7, 30। एक सेकंड, 4 + 5 + 6, हाँ ठीक है, 195 डिवाइडेड बाय 2 कर दो सीधा, 97,500 लेना है इनसे। ठीक है, एक तो ये पूछा है एनुअल लीज रेंट कितना होगा,
तो 97,500 3 साल में लेना है तो डिवाइडेड बाय 3, ये तो हो गया एनुअल लीज रेंट 32,500। और उसके बाद में क्या पूछ रहा है, डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन का सबसे सूटेबल तरीका तो यहाँ दे रखा है प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे 97,500 को किस प्रपोर्शन में बांट देंगे, 40, 50 और 60 कर लोगे। ड्यूरिंग द 2019-20 and advertising incurred cost to develop and produce a routine low-risk computer software product as follow: completion of detailed program and designing, coding and testing, other coding, testing, product material. After completion of phase 2, it was established that the product is technically feasible for the market too. दूसरे के बाद में हुआ है कि टेक्निकल फिजिबल हुआ, तो थर्ड स्टेप लेंगे, ये स्टेप कैपिटलाइज करेंगे, ये कैपिटलाइज करेंगे। क्या पैकिंग द प्रोडक्ट क्या एसेट में कैपिटलाइज करेंगे क्या, नहीं जी नहीं, ये इसको कहाँ कैपिटलाइज करेंगे, इन्वेंट्री में। ओके ओके कर लोगे, समझ पा रहे हो, आसान सा ही है। अब आ जाइए इसी के सी पॉइंट पे। एज 4 के हिसाब से वो पूछ रहा है कि भाई कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग के हिसाब से बताना आपको एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग। ए मेजर फायर हैज डैमेज द एसेट इन ए फैक्ट्री ऑन 5 अप्रैल 5 डे आफ्टर द ईयर एंड, एसेट आर नॉट इंश्योर्ड एंड बुक्स हैव नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर। तो देखिए बैलेंस शीट डेट पे इवेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, बैलेंस शीट डेट पे इवेंट एग्जिस्ट है क्या, नहीं, तो इसके हिसाब से नॉन एडजस्टिंग होता है। लेकिन अगर इससे लगता है कि गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकती है तो हम उसे एडजस्ट करेंगे। इस केस के अंदर मेजर फायर है और उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं, मेजर फायर है और उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी नहीं है, तो इसे एडजस्ट करना चाहिए। A suit against the company's advertising as filed by the party on 10th April, 10th day after the year end, claiming demand for 20 लाख। तो ये नॉन एडजस्टिंग है। अगर आपको लगता है इससे गोइंग कंसर्न खतरे में तो एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा किसी में लिख दे कि अगर आपको लगता है इससे गोइंग कंसर्न पे कुछ खतरा होने वाला है तो ज़रूर 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 लिखें। नेट प्रॉफिट राइट वगैरह का शेयर कंप्यूट द बेसिक, अच्छा राइट शेयर वाला है, बेसिक और डाइल्यूटेड कैलकुलेट करना है, कर रखे अपन ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन कर रखे हैं। ये आपका कवर है इन एमटीपी। PQ&R पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:2:1। पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31st March 2020 व्हेन देयर बैलेंस शीट एज अंडर, इस तरीके से दे रखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12,000 है, आउट ऑफ विच 2,000 वर बोन बाय P। क्लियर है। अपने को बनाना क्या देख लेते हैं, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, सारी एसेट राइट ऑफ करो, सारी लाइबिलिटी राइट ऑफ करो। पार्टनर का लोन अगर चाहो तो यहाँ कर सकते हो और अगर यहाँ ना करो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर भी इनको एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। क्लियर है, ये किया आपने और ये लाइबिलिटी हटाई और सारा कुछ हटा दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू 12,000 आउट ऑफ 2,000 वर बोन बाय द P लिमिटेड। तो जो P लिमिटेड लेगी उसके लिए तो हम क्या करेंगे, देखो 2 कैश और 2 P, 10,000 और 2,000। एसेट सारी कहाँ है, रियलाइजेशन, तो ये कहाँ से जाएगा, रियलाइजेशन से। क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट बुक वैल्यू ऑफ 8,000 एट 7200। इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि हम सारी एसेट और लाइबिलिटी राइट ऑफ कर चुके हैं। द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट द डिस्काउंट ऑफ 6.25%। क्रेडिटर जो है उन्होंने बुक वैल्यू 8,000 की जो थी, फर्नीचर कितने का गया, 8,000 का, फर्नीचर कितने की वैल्यू का गया, 8,000 का, और क्रेडिटर ने कितने पे लिए, 7,200 पे। बाकी कितना बचा, 20,000 में से 7,200 गए 12,800। इसमें से उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया, 6.25%, तो कितना 12,000 रुपये पे किया। रियलाइजेशन 2 कैश। अदर एसेट रियलाइज इतना हुआ, फर्नीचर से वगैरह से जितना रियलाइज हुआ, बाय कैश बाय कैश बाय कैश बाय कैश। फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 5,000 कैश। अगर डी के लोन को आपने क्या किया, रियलाइजेशन में राइट ऑफ किया, तब तो इसके लिए कोई एंट्री करने की ज़रूरत है नहीं। और अगर पार्टनर के लोन को आप नहीं किया एडजस्ट, तो उस केस के अंदर रियलाइजेशन नहीं किया, तो उस केस के अंदर क्या करोगे, रियलाइजेशन 2, ये इसके लोन का अकाउंट जो है उसके हिसाब से आप एंट्री करोगे। मतलब कैसे समझिए, अगर आप मशीनरी राइट ऑफ कर चुके हो, अब 5,000 की मशीनरी जा रही है, फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड 5,000, अच्छा सॉरी, वो कह रहे हैं अब उसके लोन के आधे के लिए, डी का लोन कितना है, ये रहा डी का लोन 80,000 का लोन है,
वो कह रहा है इस 80,000 के लोन का क्या करना है मुझे, 80,000 के लोन का क्या करना है। डी एक्सेप्टेड 40,000 के लिए तो वो क्या कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, एक तो प्लांट एंड मशीनरी ले रहा है और 5,000 कैश ले रहा है, बाकी बचे 40,000। उस 40,000 के लिए वो क्या कह रहा है, रिमेनिंग अमाउंट पेड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 40,000 माइनस 10%, तो इसके लिए कितना 36,000। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आपने डी के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया, तो उस केस के अंदर तो आपको क्या करना है, इस प्लांट एंड मशीनरी के लिए तो कोई एंट्री करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये जो कैश जितना गया उसके लिए क्या कर दोगे, रियलाइजेशन टू कैश कर दो। अगर आपने डी के लोन को वहाँ पर राइट ऑफ नहीं किया, पार्टनर कैपिटल के अंदर किया, तो उस केस के अंदर ये पार्टनर कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। समझ पा रहे हो? वैसे सही कौन सा है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करो, वहीं पर ख़त्म करो। Bills payable were due on the average basis of the 1 month after 31st March, but they were paid immediately on 31st March at 6% discount per annum. Bills payable जो है वो 31st मार्च के एक महीने बाद में थे, लेकिन उनको हाथों हाथ पे कर दिया 6% डिस्काउंट पर एनम पे, ठीक है। तो कितने के बिल्स पेबल, 8,000 के इनका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक बार मैं आंसर से दिखा देता हूँ, अगर इसमें कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो लगेगा कि हाँ ये नया है तो वो देख लेते हैं। फोर्थ का ये था या कौन सा था, थर्ड का ये था, सॉरी। ये आ गए थर्ड के ये पे, देखो ये लोन फ्रॉम डी इसने यहीं पर राइट ऑफ किया, अब भी इसी तरीके से कर सकते हो, और दूसरे पार्टनर का लोन जो है वो भी इसी तरीके से कर सकते हो। इन्होंने दूसरे पार्टनर का जो लोन है वो इन्होंने यहाँ एडजस्ट किया, जैसा आप करना चाहो जैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है? ये इनका पेमेंट हो गया और बिल्स पेबल पे ये डिस्काउंट हो गया, जो डिस्काउंट करके पे कर दिया। बाकी इसमें कोई नया खास पॉइंट है नहीं, तो आप कर लोगे आसानी से। बाकी इसमें कोई खास पॉइंट है नहीं, आराम से कर लो। बी, ये आपने देख ही रखा है अपन ने, एडिशनल प्रोविज़न के लिए इनके ऊपर रेटें लगानी है और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना, 12 महीने से कम 0%, बाकी के रेटें आपको याद होनी चाहिए। फोर्थ का ये कवर कर रखा है, What are the circumstances when LLP can wound up by the tribunal? Explain in brief। अच्छे से आंसर को पढ़ें, थ्योरी क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़ें। फिफ्थ का है BT लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31st मार्च। उनकी समराइज बैलेंस शीट इस तरीके से दे रखी है। प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन अरियर फॉर 1 ईयर। क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ 75,000, बैलेंस क्रेडिटर वर डिस्चार्ज बाय द सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट। एसेट का दे रखा है, लाइबिलिटी का दे रखा है। एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹45,000। लिक्विडेटर जो है उसको 3% ऑफ ऑल एसेट और ऑल पेमेंट मेड ऑन 30 जून यू आर रिक्वायर्ड टू। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन जो है आपका कहाँ पे है, स्टडी मटेरियल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज ऐसा कैसा है, सिर्फ अमाउंट चेंज की है, बाकी इसके अंदर कोई भी चेंज जो है वो नहीं है। सर क्या लिक्विडेटर के वो जो फाइनल स्टेटमेंट होता है उसके अंदर भी पेमेंट जो है वो सीक्वेंस से करें, जैसे पहले करते हैं उसके हिसाब से पहले करो तो अच्छा रहता है। सही जो प्रेजेंटेशन का तरीका वो कि जिसको पहले दिया उसको उसी सीक्वेंस में, मतलब पहले प्रेफरेंशियल का और उसके बाद में दूसरों का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इंडस बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। आल्सो गिव नेसेसरी शेड्यूल। बैंक के तो P&L के अंदर तो ज़्यादा आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 4 शेड्यूल हो गए, उसके बाद में प्रोविज़न वगैरह हो गया। और ये प्रोविज़न का अमाउंट देखो, प्रोविज़न इसके अंदर 2-3 जगह है। एक तो इनके ऊपर प्रोविज़न बनेगा, एक इनका टैक्स का प्रोविज़न और दे रखा है शायद, इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट NPA में इंटरेस्ट अर्न लिखा जाएगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके लिए हमें ये कंसिडर करना है, ये कंसिडर नहीं करना। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, कमीशन, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर में पेमेंट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय, अदर एक्सपेंडिचर के अंदर रेंट, लाइटिंग वगैरह एक्सपेंडिचर 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 एक्सपेंडिचर। क्लियर? और फिर उसके बाद में स्टेज और रिजर्व में ट्रांसफ़र करके जो भी आपका बैलेंस है वो बता दोगे। मैं आपको आंसर एक बार दिखा देता हूँ, कोई पॉइंट ऐसा हो जो लगे कि
ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ नहीं आ रखी है तो वो स्टेटमेंट वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड लिक्विडेशन का सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस तक ये बनाए, स्टैच्यूटरी रिजर्व सेक्शन 17 तक का इन्होंने नहीं बनाया है, वहाँ तक का बना के बताना। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी इन द फॉलोइंग केस एज पर एस 18। तो देखो एम जो है ये मैं स्टेटमेंट बना दिया ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। एम के लिए एस में 61% है और एस का एफ में 51% है, तो ये भी हो गया, इसका ये भी हो गया, ठीक है। और सी लिमिटेड के लिए मतलब यहाँ अलग अलग के लिए आपको बताना है कि किसके लिए कौन कौन रिलेटिव है। तो एम के लिए एस है, एफ है, और उसके बाद में बात करें एस के लिए तो एम है और एफ है, और एफ के लिए बात करें तो एस है और एम है, और सी के लिए बात करें तो एफ है। बता देता हूँ आपको 6th का ई। एम के लिए एस सब्सिडरी, एफ सब्सिडरी, ठीक है। एस के लिए एम जो है वो होल्डिंग और एफ जो है वो सब्सिडरी, और एफ के लिए एम जो है वो होल्डिंग, एस जो है वो होल्डिंग, और सी जो है वो इन्वेस्टर या इन्वेस्टिंग। रीज़न क्या है, क्योंकि 20% से ज़्यादा ये इसके एसोसिएट हो गई। और सी के लिए जो ये है क्या है, एफ एसोसिएट। समझ पा रहे हो? तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। समझ एम के लिए यहाँ स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से देखोगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। एम के लिए एस हो गया, एफ हो गया। एस के लिए एम होल्डिंग हो गया, एफ सब्सिडरी हो गया। एफ के लिए एम और एस जो है दोनों होल्डिंग हो गया, और सी जो है क्योंकि उसने 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो ये हो जाएगा। अब सपोज एक और कंपनी होती, पर ये हो नहीं सकता क्योंकि 51 और 49 कंप्लीट हो जाता है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका। द पेड अप कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बी पॉइंट। 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस। अब वो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। इन लियो ऑफ प्रेजेंट होल्डिंग, शेयर होल्डर को क्या दिए जाएंगे, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 3/4 ऑफ देयर होल्डिंग, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20% ऑफ देयर न्यू इक्विटी शेयर, 10% जो है वो डिबेंचर, बाकी का जो है वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ये इशू 8% फर्स्ट डिबेंचर ऑफ 1 लाख टू मेड द फुल्ली सब्सक्राइब फॉर द कैश। इशू की सीधी एंट्री करनी है और ये एसेट रिड्यूस करना है तो कैपिटल रिडक्शन से एसेट रिड्यूस हो जाएगी। आपको बताना है कि क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड एट 2%, अब से 3% बनाएंगे। क्या कोई पॉलिसी में चेंज है क्या? नहीं, पॉलिसी मतलब प्रिंसिपल प्लस मेथड। यहाँ पर रेट के अंदर चेंज है, क्या इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानेंगे? नहीं। मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस ए फॉर्मल ग्रेचुइटी स्कीम, पहले एडॉक देते थे पेमेंट, अब वो क्या कर रहे हैं, फॉर्मल ग्रेचुइटी के हिसाब से स्कीम बना के उन्होंने पेमेंट किया है। अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं। टिल द प्रीवियस ईयर ऑफ द फर्नीचर वॉज डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द पीरियड फ्रॉम करंट ईयर, यूजफुल लाइफ ऑफ फर्नीचर हैज़ बीन चेंज टू 3 ईयर। देखो नालायकों ने पहले SLM के बारे में बात किया, आपको लगा होगा कि अब SLM से WDV पे जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, यूजफुल लाइफ चेंज की। यूजफुल लाइफ चेंजिंग एस्टिमेट होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉयज हु हैज रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस इन ऑर्गेनाइज, सच एम्प्लॉय विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ। अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम ऑफ द, तो इंट्रोडक्शन हो गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March देयर वाज चेंज इन कॉस्ट फार्मूला। फार्मूले में चेंज होना मतलब क्या हुआ, पॉलिसी में चेंज, क्योंकि पॉलिसी होता ही क्या है, प्रिंसिपल प्लस मेथड। Ganga Limited has its share capital divided into equity share of 10 each. On 1st April 2019, the company offered 250 shares to each of 520 employees at 60 per share when the market price 150 per share. The option was to be exercised between 1/3/2020 to 1/3/2020, 31/3/2000. 410 ने एक्सेप्ट किया है, पे किया उन्होंने 60। तो देखो मार्केट प्राइस कितनी, 150, तो ये 10, 140 इसमें चला जाएगा, 60 कैश दे रहे हैं, बाकी का 90 जो है वो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। इसके साथ आपके मई 2020 तक की MTP जो है वो सारी की सारी कंप्लीट होती है। रही बात आपके नवंबर 2020 के RTP, तो उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसके अंदर क्या क्या छोटे मोटे चेंज आए, अमेंडमेंट आए, वो भी हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रहें, जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो 4 अटेम्प्ट के उनको सल्टा डालेंगे, फिर उसके बाद में मैराथन क्लास। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद।